तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही अवतार 2 रिलीज़ की गई थी और ये एक ब्लॉकबस्टर थी। इसने तकरीबन बिलियंस में कमाई की थी और इसके बाद इसका तीसरा पार्ट कंफर्म हो चुका है और उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे अवतार के बाद अवतार 2 के लिए लगभग 10 से 15 एक तरह से साल का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ आपको अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी रिलीजिंग डेट फिक्स भी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगी 19 दिसंबर 2025 में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जिन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। अवतार 3 एक आगामी अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित, लिखित, सह-निर्मित और सह-संपादित है। 20वीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा वितरित, यह कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 की अगली कड़ी है। कैमरून जॉन लैंडो के साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। कैमरून, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, जोश फ्रीडमैन और शेन सालेर्नो लेखन प्रक्रिया में शामिल थे। कलाकार सदस्य सैम वर्थिंगटन, जो सल्दाना, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, ईसीएच पाउंडर, जियोवानी रिप्सी, दिलीप राव, मैट गेराल्ड, केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, एडी फाल्को, ब्रेंडन कोवेल, जेमाइन क्लेमेंट, ब्रिटेन डाल्टन, ट्रिनिटी जो ली ब्लिस, जैक चैंपियन, बेली बैस और फिलिप गेल्जो ने पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि मिशेल येओह, डेविड थेवलिस और ओना चैपलिन ने नए किरदार निभाए हैं। कैमरून ने कहा कि अवतार द सीड बेयरर को फिल्म के संभावित शीर्षक के रूप में माना जा रहा है। 3-4 कैमरून, जिन्होंने 2006 में कहा था कि अगर अवतार सफल रहा तो वह उसका सिक्वल बनाना चाहेंगे, पहली फिल्म की व्यापक सफलता के बाद 2010 में पहले 2 सीक्वल की घोषणा की, जिसमें अवतार 3 को 2015 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था। 5-6 हालांकि 2 और सीक्वेल कुल 4 के जुड़ने और पानी के भीतर प्रदर्शन दृश्यों को फिल्माने के लिए नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता, एक उपलब्धि जो पहले कभी हासिल नहीं की गई थी, के कारण चालक दल को अनुमति देने में काफी देरी हुई। लेखन, प्री प्रोडक्शन और दृश्य प्रभावों पर काम करन के लिए अधिक समय। 7 अवतार 3 की शूटिंग अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ 25 सितंबर 2017 को न्यूजीलैंड में शुरू हुई। 3 साल से अधिक की शूटिंग के बाद दिसंबर 2020 के अंत में फिल्मांकन पूरा हुआ। फिल्म की नाटकीय रिलीज में 9 बार देरी हुई है, जिसमें नवीनतम 13 जून 2023 को हुई। 8 यह 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। 292 अतिरिक्त सीक्वेल अवतार 4 और अवतार 5 उत्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और 21 दिसंबर 2029 और दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। क्रमशः 19-2031 ढालना, जेक सुली के रूप में सैम वर्थिंगटन, एक पूर्व मानव जिसे नेतिरी से प्यार हो गया और अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद उसने नावी से मित्रता की, अंततः मनुष्यों के साथ उनके संघर्ष में उनका पक्ष लिया और अपने दिमाग को स्थायी रूप से अपने अवतार में स्थानांतरित कर दिया। दूसरी फिल्म के बाद वह और उसका परिवार ओमाटिक्या कबीले को छोड़कर मेटकायना कबीले में शामिल हो गए हैं। 10-11 नेतिरी के रूप में जो सल्दाना, जेक की पत्नी, जो ओमाटिक्या छोड़कर मेटकायना में शामिल हो गई। 10 किरी के रूप में सिगोर्नी वीवर, डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन के नावी अवतार की बेटी, जिसे जेक और नेतिरी ने गोद लिया था। 12 स्टीफन लैंग, कर्नल माइल्स क्वारिच के रूप में, एक इंसान जिसने पेंडोरा को उपनिवेश बनाने वाले मानव संगठन आरडीए की सेनाओं का नेतृत्व किया और 2154 में नावी के साथ उनके संघर्ष में मृत्यु हो गई। वर्षों बाद आरडीए ने उनकी और अन्य मृत सैनिकों की यादों को इसमें रखा। नावी अवतारों को पुनः संयोजक कहा जाता है। 13
पहली फिल्म में आरडीए खनन ऑपरेशन के पूर्व प्रमुख प्रशासक पार्कर सेल्फ्रिज के रूप में जियोवानी रिब्सी। 14-15-16 रोनल के रूप में केट विंसलेट, मेटकायना का एक स्वतंत्र गोताखोर और टोनोवारी की पत्नी जो गर्भवती है। 17-18-19 टोनोवारी के रूप में क्लिफ कर्टिस, मेटकायना के रीफ लोगों के कबीले के नेता। 20-21 डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के रूप में जोएल डेविड मूर, अवतार कार्यक्रम के पूर्व भाग, जिन्होंने पहली फिल्म में नावी का पक्ष लेने का फैसला किया। 22 मोआट के रूप में सीसीएच पाउंडर, ओमाटिकाया के आध्यात्मिक नेता और नेतिरी की मां। 23-24 एडी फाल्को जनरल फ्रांसिस अर्डमोर के रूप में आरडीए के हितों के प्रभारी कमांडर। 25 ब्रेंडन कोवेल कैप्टन मिक्स कोर्सबी के रूप में पेंडोरा ग्रह पर एक निजी क्षेत्र के समुद्री शिकार जहाज के प्रमुख हैं। 26-27 समुद्री जीवविज्ञानी डॉक्टर इयान गार्विन के रूप में जेमाइन क्लेमेंट। 28 लोआक, जेक और नेतिरी के दूसरे बेटे और फिल्म के कथाकार के रूप में ब्रिटेन डाल्टन। 29-30-31-32 टुकटेरे टुक के रूप में ट्रिनिटी जो लीबलिस, जेक और नेतिरी की 8 वर्षीय बेटी और उनका सबसे छोटा बच्चा। 29-30-33-31 माइल्स स्पाइडर सोकोरो के रूप में जैक चैंपियन, क्वारिच का किशोर पुत्र जो हेल्स गेट पहली फिल्म में पेंडोरा पर मानव आधार में पैदा हुआ था, जिसे जेक और नेतिरी ने बचाया और गोद लिया था क्योंकि उन्होंने पहले उसके पिता को मार डाला था। 29-30-34-31 सिरेया रेया के रूप में बेली बास, मेटकायना और टोनोवारी और रोनाल की बेटी की एक सुंदर और मजबूत मुक्त गोताखोर। दूसरी फिल्म में सिरेया लोआक की प्रेमिका के रूप में उभरती है। 29-30-31-35 एओनुंग के रूप में फिलिप गेलजो, एक युवा पुरुष शिकारी और मेटकायना और टोनोवारी और रोनाल के बेटे का स्वतंत्र गोताखोर। 29-30-31 डॉक्टर मैक्स पटेल के रूप में दिलीप राव, एक वैज्ञानिक जो अवतार कार्यक्रम में काम करते थे और आरडीए के खिलाफ जेक के विद्रोह का समर्थन करने आए थे। 36 मैट गेराल्ड कॉर्पोरल लाइल वेनफ्लीट के रूप में एक भाड़े का सैनिक जो 2154 में नावी के खिलाफ आरडीए की लड़ाई में लड़ा और मर गया। वर्षों बाद आरडीए ने उसकी यादों को एक पुनर्संयोजन में रखा। 37 डेविड थेवलिस को पेलक के रूप में चुना गया है, जो एक नावी चरित्र है जिसे अवतार 3 से 5 में दिखाया जाएगा। 38-39-40-41-42-43 ओना चैपलिन और मिशेल येओह ने ज्वालामुखी में रहने वाले ऐश पीपल कबीले के नावी नेता वरांग और एक मानव डॉक्टर करीना मोग्यू का चित्रण किया है। वैज्ञानिक क्रमशः 44-45-46-47 फिल्म में पायकन तुलकुन की वापसी भी देखी जाएगी जो लोआक से दोस्ती करता है। 27 उत्पादन विकास 2006 में जेम्स कैमरून ने कहा कि यदि अवतार सफल रहा तो उन्हें फिल्म के 2 सीक्वल बनाने की उम्मीद है। 2010 में उन्होंने कहा कि फिल्म की व्यापक सफलता ने पुष्टि की है कि वह ऐसा करेंगे। 6 सीक्वल मूल रूप से दिसंबर 2014 और 2015 में रिलीज होने के लिए निर्धारित थे। 7 उन्होंने भविष्य की कहानी के अनुवर्ती के लिए पहली फिल्म में कुछ दृश्य शामिल किए। 5-48 कैमरून ने सीक्वेल को बैक टू बैक शूट करने और उपन्यास तैयार होने के बाद काम शुरू करने की योजना बनाई। 1949 दिसंबर 2009 में जेक और नेतिरी के पात्रों का अनुसरण करते हुए अगली कड़ी की पुष्टि की गई। 50 कैमरून ने संकेत दिया कि मनुष्य कहानी के प्रतिपक्षी के रूप में वापस आएंगे। 5-1-2011 में कैमरून ने वास्तविकता की एक उन्नत भावना जोड़ने के लिए उद्योग मानक 24 फ्रेम प्रति सेकंड की तुलना में उच्च फ्रेम दर पर सीक्वेल को फिल्माने का अपना इरादा बताया। 52
2013 में कैमरून ने घोषणा की कि सीक्वेल को न्यूजीलैंड में फिल्माया जाएगा, जिसका प्रदर्शन 2014 में होगा। न्यूजीलैंड सरकार के साथ एक समझौते के लिए कम से कम एक विश्व प्रीमियर वेलिंगटन में आयोजित किया जाना था और कम से कम $500 मिलियन दिसंबर 2013 की विनिमय दरों पर लगभग 410 मिलियन अमेरिकी डॉलर न्यूजीलैंड में उत्पादन गतिविधि पर खर्च किया जाएगा, जिसमें लाइव एक्शन फिल्मांकन और दृश्य प्रभाव शामिल हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने घोषणा की कि वह फिल्म निर्माण के लिए अपनी आधारभूत कर छूट 15% से बढ़ाकर 20% करेगी। कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के लिए 25% और न्यूजीलैंड प्रस्तुतियों के लिए 40% उपलब्ध होगी, जैसा कि न्यूजीलैंड फिल्म आयोग की धारा 18 द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम 1978 5354 फरवरी 2016 में सीक्वल का उत्पादन अप्रैल 2016 में न्यूजीलैंड में शुरू होने वाला था। 55 सिनेमैटोग्राफर रसेल कारपेंटर, जिन्होंने ट्रू लाइज और टाइटैनिक पर कैमरून के साथ काम किया था, और कला निर्देशक आश्रिता कामथ 4 सीक्वल के लिए क्रू सदस्य के रूप में शामिल हुए। 56-57-58 परफॉर्मेंस फ्रीडाइविंग इंटरनेशनल के संस्थापक किर्क क्रैक ने पानी के नीचे के दृश्यों के लिए कलाकारों और चालक दल के लिए एक फ्री डाइविंग ट्रेनर के रूप में काम किया। 29-31 जुलाई 2017 को यह घोषणा की गई कि न्यूजीलैंड स्थित विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो वेटा डिजिटल ने अवतार सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। 60 रिक जाफा और अमांडा सिल्वर को मूल रूप से कैमरून के सहलेखक के रूप में घोषित किया गया था। बाद में यह घोषणा की गई कि कैमरून, जाफा, सिल्वर, जोश फ्रीडमैन और शेन सालेर्नो ने अलग अलग स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए सौंपे जाने से पहले सभी सीक्वेल की लेखन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिससे अंतिम लेखन क्रेडिट अस्पष्ट हो गया। 61, 62, 63, 64, 65 हालांकि जोश फ्रीडमैन ने नवंबर 2015 में अपने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने तीसरी फिल्म का सह लेखन किया है। 1966 नवंबर 2022 में फ्रीडमैन ने घोषणा की कि उन्होंने वास्तव में चौथी फिल्म के लिए पटकथा का सह लेखन किया है। 67 लिखना कैमरून पहली 2 अवतार फिल्मों में ऐश पीपल नावी के ज्वलंत संस्करणों को शामिल करके विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाना चाहते थे। उसने उन्हें दुश्मनों के रूप में एक और कोण जोड़ने के लिए चुना क्योंकि कैमरून ने पहले नावी को अच्छे पक्ष और मनुष्यों को दूसरे पक्ष में लिया था। 68 लैंडो ने कहा, अच्छे इंसान हैं और बुरे इंसान भी हैं, नावी पक्ष पर भी यही बात है, लेकिन कई बार लोग खुद को बुरे के रूप में नहीं देखते हैं। जिस चीज को हम बुरा मानते हैं, उसमें वे कैसे विकसित हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? शायद ऐसे अन्य कारक भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। 46 चैंपियन ने अवतार 3 की स्क्रिप्ट पढ़ने के बारे में कहा, मैं इससे बहुत हैरान था। यह बस एक कठिन बाईं ओर मुड़ता है और यह बुरी बात नहीं है। आपको लगता है कि आप जानते हैं कि यह कहा जा रहा है, लेकिन तभी एक विनाशकारी गेंद आती है तो आप पूरी तरह से कहते हैं, अरे वाह, मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आप पेंडोरा के अधिक क्षेत्रों को भी देखते हैं और आप अधिक संस्कृतियों से परिचित होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह अवतार 2 से भी बेहतर है। सामूहिक रूप से उनमें से प्रत्येक बेहतर हो जाएगा। 69 ढलाई सैम वर्थिंगटन और जो सल्दाना को जनवरी 2010 में अगली कड़ी में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए साइन करने की पुष्टि की गई थी। 48 कैमरून ने यह भी कहा कि सिगोर्नी वीवर को तीनों सीक्वेल में दिखाया जाएगा। उस समय चौथे की योजना नहीं थी और उनका किरदार ग्रेस ऑगस्टीन जीवित होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह किरी जेक की भूमिका निभाएंगी और नेतिरी की गोद ली हुई बेटी। 12 अगस्त 2017 में
एम्पायर के साथ एक साक्षात्कार में कैमरून ने खुलासा किया कि स्टीफन लैंग न केवल सभी 4 सीक्वल में वापसी करेंगे, बल्कि वह सभी 4 फिल्मों में मुख्य खलनायक भी होंगे। 71 अगस्त 2017 में मैट गेराल्ड ने आधिकारिक तौर पर सभी आगामी सीक्वल में अपनी पहली फिल्म की भूमिका कॉर्पोरल लाइल वेनफ्लीट को चित्रित करने के लिए साइन किया था। 3 अक्टूबर 2017 को केट विंसलेट ने फिल्म में एक अनिर्दिष्ट भूमिका के लिए सभी 4 सीक्वल पर हस्ताक्षर किए थे। 73 कैमरून ने टिप्पणी की, टाइटैनिक पर हमारे सहयोग के बाद से केट और मैं 20 वर्षों से एक साथ करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, जो मेरे करियर की सबसे पुरस्कृत फिल्मों में से एक थी, और उन्होंने कहा कि उनके किरदार का नाम रोनल था। 1774 18-25 जनवरी 2018 को दिलीप राव की डॉक्टर मैक्स पटेल के रूप में वापसी की पुष्टि की गई। 36 विंसलेट ने टिप्पणी की कि उनकी भूमिका लंबी शूटिंग की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी थी, क्योंकि उन्हें केवल 1 महीने की शूटिंग करनी थी, लेकिन चल रही कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार भी था। 75 जून 2017 में ओना चैपलिन वरन के रूप में कलाकारों में शामिल हुई, एक मजबूत और जीवंत केंद्रीय चरित्र जो 3 से शुरू होकर सीक्वल की पूरी गाथा को फैलाता है। 44-76 इजा गोंजालेज ने भी चैपलिन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 1977 अप्रैल 2018 में डेविड थेवलिस ने फ्रैंचाइज में अपनी भागीदारी का खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें 4 सीक्वेल में से 3 में दिखाया जाएगा। बाद में जनवरी 2020 में बताया गया कि उनका किरदार एक नावी था। 41-38-39 इसके कारण थेवलिस को बड़े पैमाने पर अवतार द वे ऑफ वाटर के कलाकारों का हिस्सा बताया जाने लगा। हालांकि उन्होंने जून 2020 में कहा कि रिपोर्टें गलत थीं और वह वास्तव में अवतार 3 से 5 का हिस्सा होंगे। 4-3-2019 में मिशेल यो डॉक्टर करीना मोग के रूप में एक लाइव एक्शन भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई। 47-78 फिल्माने अवतार द वे ऑफ वाटर और 3 पर प्रमुख फोटोग्राफी 25 सितंबर 2017 को मैनहट्टन बीच, कैलिफोर्निया में एक साथ शुरू हुई। 14 नवंबर 2018 को कैमरून ने घोषणा की कि मुख्य प्रदर्शन कैप्चर कास्ट के साथ फिल्मांकन पूरा हो गया है। 80 अगले 2 सीक्वल का अधिकांश फिल्मांकन पहले 2 सीक्वल के पोस्ट प्रोडक्शन को पूरा करने के बाद शुरू होगा। 81-82 निर्माता जॉन लैंडो के अनुसार अवतार 3 और उसके पूर्ववर्ती के लिए लाइव एक्शन फिल्मांकन 2019 की शुरुआत में न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। 17 मार्च 2020 को लैंडो ने घोषणा की कि अवतार सीक्वल फिल्मों का फिल्मांकन 2019 की शुरुआत में होगा। न्यूजीलैंड को कोविड-19 महामारी के जवाब में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उत्पादन लॉस एंजल्स में रहेगा। 84 हालांकि वेलिंगटन में वेटा डिजिटल में दृश्य प्रभावों पर काम जारी रहा। 85 मई की शुरुआत में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा उत्पादन प्रोटोकॉल का समर्थन किया गया था, जिससे देश में फिल्मांकन फिर से शुरू हो सका। 86-31 मई को जेम्स कैमरून सहित अवतार दल के एक हिस्से को महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य की परियोजना के लिए आवश्यक समझे जाने वाले विदेशियों के लिए सीमा छूट के लिए एक विशेष वीजा श्रेणी के तहत न्यूजीलैंड में प्रवेश दिया गया था। 1 जून 2020 को लैंडो ने इंस्टाग्राम पर अपनी और कैमरून की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दिखाया गया कि वे फिल्मांकन फिर से शुरू करने के लिए न्यूजीलैंड लौट आए हैं। उनके आगमन के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले सभी 55 चालक दल के सदस्यों ने फिल्मांकन फिर से शुरू करने से पहले वेलिंगटन के एक होटल में 2 सप्ताह की सरकारी निगरानी वाली अलगाव अवधि शुरू की।
इससे अवतार द वे ऑफ वाटर और 3 महामारी के कारण फिल्मांकन स्थगित होने के बाद उत्पादन फिर से शुरू करने वाले पहले प्रमुख हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बन जाएंगे। 88 नवासी 90 1991 सितंबर 2020 में कैमरून ने घोषणा की कि अवतार 3 का 95% पूरा हो चुका है। 92-93 फिल्मांकन दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। 94 जुलाई 2022 की शुरुआत में न्यूजीलैंड फिल्म आयोग ने स्वीकार किया कि अवतार सीक्वल को देश के स्क्रीन प्रोडक्शन ग्रांट के माध्यम से NZ 140 मिलियन से अधिक करदाता फंडिंग प्राप्त हुई थी। तुलनात्मक रूप से हॉबिट 3 को फिल्म सब्सिडी में NZ 161 मिलियन प्राप्त हुए थे, जबकि एसीटी पार्टी के उपनेता ब्रुक वैन वेल्डेन ने कथित तौर पर अन्य क्षेत्रों से सार्वजनिक धन को हटाने के लिए सरकार के फिल्म सब्सिडी कार्यक्रम की आलोचना की। आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास मंत्री स्टुअर्ट नैश ने तर्क दिया कि प्रमुख हॉलीवुड दोस्तों इस मूवी का जो बजट है तकरीबन $250 मिलियन है, जो कि एक तरह से भारी भरकम बजट है। और ये जाहिर सी बात है, ये जो मूवी है इसे एकदम पार कर लेगी। पिछली बार भी बिलियंस में कलेक्शन किया था और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी दोस्तों इसकी एक तरह से। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, मुख्य रूप से इसे 20th सेंचुरी एक तरह से पिक्चर द्वारा इसे रिलीज़ किया जा रहा है। यह आपको एक तरह से देखने को मिलेगी नज़दीकी सिनेमाघरों में। IMAX और 3D में दोनों में अवेलेबल कराई जाएगी, जैसा कि अभी हमें देखने को मिली थी। और इंडिया के अंदर इसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेजों में एक तरह से रीजनल लैंग्वेजों में रिलीज़ किया जाएगा। और बड़े स्केल पर इसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और Tar 2 से ज़्यादा इसे और भी बहुत बड़ी स्केलों पर रिलीज़ किया जाएगा। बाकी दोस्तों इस मूवी के बारे में मैंने आपको जहाँ तक हो सकी सारी कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की है। आप भी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कास्टिंग के बारे में। 2011 में कैमरून ने सैंक्टम के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो एक गुफा गोताखोरी अभियान के बारे में एक आपदा उत्तरजीविता फिल्म थी जो घातक हो जाती है। हालांकि मिश्रित समीक्षाएं मिलने के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $108 मिलियन की अच्छी कमाई की। 78 कैमरून ने 2012 टीवी डॉक्यूमेंट्री स्पेशल टाइटैनिक द फाइनल वर्ड विद जेम्स कैमरून में 8 विशेषज्ञों के साथ RMS टाइटैनिक के डूबने की फिर से जांच की, जिसका प्रीमियर 8 अप्रैल को नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर हुआ। 79 फीचर में विशेषज्ञों ने 1995 में कल्पना की गई सिंकिंग के CGI एनिमेशन को संशोधित किया। 1981 मार्च 2010 में कैमरून ने घोषणा की कि टाइटैनिक को शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 3D में परिवर्तित किया जाएगा और फिर से जारी किया जाएगा। त्रासदी 27 मार्च 2012 को टाइटैनिक 3D का प्रीमियर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। 83 उन्होंने क्रमशः 2012 और 2014 में सर्क डू सोइल, वर्ल्ड्स अवे और डीप सी चैलेंज 3D के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 84-85 कैमरून ने सहयोगी सिंचा जैकोबोविसी के साथ 2017 की डॉक्यूमेंट्री अटलांटिस राइजिंग में अभिनय किया। यह जोड़ी अटलांटिस शहर के अस्तित्व का पता लगाने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकलती है। यह कार्यक्रम 29 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक पर प्रसारित हुआ। 86 इसके बाद कैमरून ने विज्ञान कथा के इतिहास के बारे में एक वृत्तचित्र का निर्माण और उसमें अभिनय किया। जेम्स कैमरून की स्टोरी ऑफ साइंस फिक्शन 6 एपिसोड की श्रृंखला 2018 में AMC पर प्रसारित की गई थी। 87 श्रृंखला में रिडले स्कॉट, स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉर्ज लुकास और क्रिस्टोफर नोलन सहित मेहमानों के साक्षात्कार शामिल थे। 88 उन्होंने कहा, जूल्स वर्ने और H.G. वेल्स के बिना रे ब्रैडबरी या रॉबर्ट ए हेनलेन नहीं होते, और उनके बिना जॉर्ज लुकास, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिडले स्कॉट या मैं नहीं होते। 89
एलिटा बैटल एंजेल को अवतार के समानांतर विकास के बाद अंततः 2019 में रिलीज किया गया। कैमरून और दोस्त जॉन लैंडो द्वारा लिखित फिल्म रॉबर्ट रोड्रिग्ज द्वारा निर्देशित और कैमरून द्वारा निर्मित थी। 90 यह फिल्म 1990 के दशक की जापानी मंगा श्रृंखला बैटल एंजेल एलिटा पर आधारित है, जिसमें एक साइबोर्ग को दर्शाया गया है जो अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है। अवतार जैसी ही तकनीकों और प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित इस फिल्म में रोजा सालाजार, क्रिस्टो फवाल्टजर, जेनिफर कोनेली, महेरशला अली, एड स्केरिन, जैकी अर्ले हेली और कीन जॉनसन ने अभिनय किया। फिल्म का प्रीमियर 31 जनवरी 2019 को हुआ, जिसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $404 मिलियन 2021 में 425,900,000 के बराबर मिला। 91 अपनी समीक्षा में रॉबर्ट कॉम की मोनिका कैस्टिलो ने भारी स्क्रिप्ट के बावजूद इसे रोड्रिग्स के लिए एक विस्मयकारी छलांग और एक दृश्य बोनस कहा। 92 इसके बाद कैमरून टिम मिलर के टर्मिनेटर डार्क फेट 2019 के लिए निर्माता और लेखक के रूप में टर्मिनेटर फ्रैंचाइज में लौट आए। 93 अगस्त 2013 में कैमरून ने दिसंबर 2016, 2017 और 2018 में रिलीज के लिए एक साथ अवतार के 3 सीक्वल निर्देशित करने की योजना की घोषणा की। 94 हालांकि कैमरून की अन्य प्राथमिकताओं के कारण अवतार 3, 4 और 5 के साथ रिलीज की तारीखों को समायोजित किया गया था। क्रमशः 20 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2026 और 22 दिसंबर 2028 को रिलीज किया जाएगा। 95 डेडलाइन हॉलीवुड का अनुमान है कि इनका बजट $1 बिलियन से अधिक होगा। 96 अवतार 2 बाद में इसे उपशीर्षक द वे ऑफ वाटर दिया गया और अवतार 3 का उत्पादन 15 अगस्त 2017 को कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच में एक साथ शुरू हुआ। मुख्य फोटोग्राफी 25 सितंबर 2017 को न्यूजीलैंड में शुरू हुई। 97, 98, 99, 100, 101, 102 इस दौरान अवतार 4 के कुछ हिस्सों को भी फिल्माया गया। 103 कैमरून ने 2017 के एक साक्षात्कार में कहा, आइए इसका सामना करें, अगर अवतार 2 और 3 पर्याप्त पैसा नहीं कमाते हैं तो 4 और 5 भी नहीं बनेंगे। 104 अवतार द वे ऑफ वाटर का वर्ल्ड प्रीमियर 6 दिसंबर 2022 को लंदन में हुआ। 105 यह 2022 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 2023 तक अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, केवल अवतार और एवेंजर्स एंड गेम से पीछे और टाइटैनिक से ठीक आगे। 106, 107 लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट ने टेलर स्टीवंस के उपन्यास द इन्फॉर्मेशनिस्ट के फिल्म अधिकार खरीदे, जो अफ्रीका की पृष्ठभूमि पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन कैमरून करने की योजना बना रहे हैं। 108210 में उन्होंने संकेत दिया कि वह चार्ल्स आर पेलेग्रिनो की किताब द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा का रूपांतरण करेंगे, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों से बचे लोगों के बारे में है। कैमरून ने 2010 में अपनी मृत्यु से पहले जीवित बचे त्सुतोमो यामागुची से मुलाकात की थी। 109 सक्रियता और गहरे समुद्र में अन्वेषण 2012 से कैमरून और उनके परिवार ने शाकाहारी आहार अपना लिया है। 110-111 कैमरून का कहना है कि आप जो खाते हैं उसे बदलकर आप मानव प्रजाति और प्राकृतिक दुनिया के बीच के पूरे अनुबंध को बदल देंगे। 112 वह और उनकी पत्नी पौधे आधारित भोजन के समर्थक हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक पौधे आधारित भोजन और कम मांस का उत्पादन करने के लिए रचनात्मक कार्यों का आह्वान किया है। 113206 में
कैमरून की पत्नी ने MUSC स्कूल की सह स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला के 12 शाकाहारी स्कूल बन गया। 114 उन्होंने ग्लोबल ग्रीन USA के लिए कार्यक्रमों की भी मेजबानी की है और ऊर्जा उपयोग के लिए स्थायी समाधानों पर जोर दिया है। 115 2014 की शुरुआत में स्थायी कृषि व्यवसाय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए कैमरून ने ब्रिटिश कोलंबिया के कर्टेने में ब्यूफोर्ट वाइनयार्ड और एस्टेट वाइनरी को $7 मिलियन 2021 में $3,083,000 के बराबर में खरीदा। 116 उन्होंने 2020 में अंगूर का बाग बेच दिया। 118 जून 2019 में कैमरून ने न्यूजीलैंड में पौधे आधारित मांस, पनीर और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए फिल्म निर्देशक पीटर जैक्सन के साथ एक व्यावसायिक उद्यम की घोषणा की। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें 20 या 30 वर्षों में मांस रहित या अपेक्षाकृत मांस रहित दुनिया में एक अच्छे परिवर्तन की आवश्यकता है। 119212 में कैमरून ने सुदूर दक्षिण वेरारापा, न्यूजीलैंड में 1000 हेक्टेयर 2500 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी। बाद की खरीद में यह लगभग 5000 हेक्टेयर तक बढ़ गया है। कैमरून भूमि पर विभिन्न प्रकार के जैविक फल, मेवे और सब्जियां उगाते हैं। पास ही ग्रेटाउन में वे एक कैफे और किराना स्टोर, फॉरेस्ट फूड ऑर्गेनिक्स चलाते हैं, जो अपनी जमीन से उपज बेचते हैं। 120 121 122 जून 2010 में कैमरून ने डीपवाटर होरिजन तेल रिसाव के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की। यह बताया गया कि उन्होंने तेल के कुएं को लीक होने से रोकने में मदद के लिए अपनी सहायता की पेशकश की। 123-124 वह नासा सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर के लिए कैमरे बनाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम किया। 125 परीक्षण के दौरान समय की कमी के कारण नासा ने कैमरून की तकनीक के बिना रोवर को लॉन्च किया। 126 उन्होंने मंगल ग्रह के बारे में एक परियोजना में रुचि व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है, मुझे मानव से मंगल ग्रह की गति में बहुत रुचि रही है और मैंने एक उपन्यास, एक लघु श्रृंखला और के लिए जबरदस्त मात्रा में व्यक्तिगत शोध किया है। एक 3D फिल्म। 127 कैमरून मार्स सोसाइटी का सदस्य है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की पैरवी करता है। 128-129 कैमरन ने 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 130 गहरे समुद्र में अन्वेषण। कैमरून को गहरे समुद्र में अन्वेषण का अनुभव है, आंशिक रूप से द एबिस और टाइटैनिक पर उनके काम के कारण। 123 और जहाज़ों के मलबे के प्रति उनका बचपन का आकर्षण। उन्होंने पानी के भीतर फिल्मांकन और दूर से संचालित वाहनों की प्रगति में योगदान दिया है और 3D फ्यूजन कैमरा सिस्टम विकसित करने में मदद की है। 131-132-133-2011 में कैमरून एक नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर बन गए। 134 इस भूमिका में 7 मार्च 2012 को उन्होंने डीप सी चैलेंजर के साथ न्यू ब्रिटेन ट्रेंच के तल तक 5 मील गहराई तक गोता लगाया। 135 19 दिन बाद कैमरून चैलेंजर डीप पर पहुंचे, जो मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। 136 137 138 उन्होंने समुद्र तल की खोज में 3 घंटे से अधिक समय बिताया और अकेले यात्रा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने। 136 139 चैलेंजर डीप में गोता लगाने के दौरान उन्होंने समुद्री ककड़ी, स्क्विड वर्म और एक विशाल एकल कोशिका वाले अमीबा की नई प्रजातियों की खोज की।
140 उनके पहले 1995 और 2009 में मानवरहित गोता लगाया गया था। साथ ही जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श भी थे, जो 1960 में बाथिस्कैप ट्राइस्ट ए पर मारियाना ट्रेंच के नीचे तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 141 टाइटन सबमर्सिबल विस्फोट के बाद कैमरून ने कई समाचार आउटलेट्स में उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने सुरक्षा के लिए कंपनी के सबमर्सिबल को प्रमाणित करने में विफल रहने के लिए ओशन गेट और इसके सह संस्थापक स्टॉकटन रश की आलोचना की। उन्होंने कंपनी के टाइटन सबमर्सिबल में कार्बन फाइबर कंपोजिट के उपयोग की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि गहरे समुद्र के वातावरण में दबाव को झेलने पर सामग्री में बाहरी संपीड़न में कोई ताकत नहीं होती है। 142 15 जुलाई को कैमरून ने कहा कि उनकी ओशन गेट डॉक्यूमेंट्री की कोई योजना नहीं है। 144 व्यक्तिगत जीवन। कैमरून की 5 बार शादी हो चुकी है। 145 उन्होंने 1978 से 1984 तक शेरोन विलियम्स से शादी की थी। उनके और विलियम्स के तलाक के 1 साल बाद कैमरन ने फिल्म निर्माता गेल एनी हर्ड से शादी की, जो 1980 के दशक की उनकी फिल्मों की करीबी सहयोगी थीं। 1989 में उनका तलाक हो गया। हर्ड से अलग होने के तुरंत बाद कैमरून की मुलाकात निर्देशक कैथरीन बिगेलो से हुई, जिनसे उन्होंने 1989 में शादी की। 1991 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद कैमरून ने द टर्मिनेटर श्रृंखला की मुख्य अभिनेत्री लिंडा हैमिल्टन के साथ रिश्ता शुरू किया। उनकी बेटी का जन्म 1993 में हुआ था। कैमरून ने 1997 में हैमिल्टन से शादी की। कैमरून और अभिनेत्री सूजी एमिस के बीच अफेयर की अटकलों के बीच शादी के 2 साल बाद कैमरन और हैमिल्टन अलग हो गए। हैमिल्टन को $50 मिलियन का समझौता मिला। 146 147 148 उन्होंने 2000 में अपनी 5वीं पत्नी एमिस से शादी की। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 115 कैमरन ने 2004 में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। 149 कैमरून संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड में अवतार फिल्माने के बाद कैमरून ने 2012 में वहां एक घर और एक खेत खरीदा। 150 151 152 उन्होंने अपना समय मालिबू, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के बीच बांटा जब तक 2020। 153 जिसके बाद उन्होंने अपना मालिबू घर बेच दिया और स्थायी रूप से न्यूजीलैंड में रहने का फैसला किया। 154 उन्होंने अगस्त 2020 में कहा, मैं अपनी सभी भविष्य की फिल्में न्यूजीलैंड में बनाने की योजना बना रहा हूं और मुझे लगता है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग को यह प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा कि सुरक्षित रूप से काम पर कैसे लौटना है। अवतार सीक्वल के साथ ऐसा करना एक प्रकाशस्तंभ होगा जो, जब यह कोविड-19 महामारी समाप्त हो जाएगा, न्यूजीलैंड में अधिक उत्पादन को आकर्षित करेगा और वर्षों तक स्क्रीन उद्योग और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता रहेगा। 155 156 कैमरून नास्तिक है। उन्होंने पहले खुद को अज्ञेयवाद से जोड़ा था। इस रुख को उन्होंने कायरतापूर्ण नास्तिकता के रूप में देखा था। 57 कैमरून ने 1993 में अपनी फिल्म क्रोनोस के निर्माण के दौरान अपने करीबी दोस्त गुइलेर्मो डेल टोरो से मुलाकात की। 157 1998 में ग्वाडलाजारा में डेल टोरो के पिता का अपहरण कर लिया गया था और कैमरून ने फिरौती देने और अपने पिता को रिहा कराने के लिए डेल टोरो को $1 मिलियन 2021 में 573,000 के बराबर से अधिक नकद दिया था। 157 158 159 टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी
नार्जियोलेट की मृत्यु से पहले कैमरून 25 वर्षों से अधिक समय तक उसके मित्र रहे थे। 160 जून 2013 में ब्रिटिश कलाकार रोजर डीन ने कैमरून के खिलाफ कॉपीराइट शिकायत दर्ज की, जिसमें $50 मिलियन 2021 में 58,170,000 के बराबर के हर जाने की मांग की गई। 161 अवतार के संबंध में कैमरन पर डीन की मूल छवियों की जानबूझकर नकल करने, प्रसार और शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले को 2014 में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेसी फुरमैन ने खारिज कर दिया था। 1622-2016 में कई आरएमएस टाइटैनिक कलाकृतियों के मालिक प्रीमियर एग्जीबिशन ने दिवालियापन के लिए दायर किया था। कैमरन ने कलाकृतियों के लिए बोली लगाने के यूके के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय उत्तरी आयरलैंड के फैसले का समर्थन किया, लेकिन औपचारिक बोली लगने से पहले ही उन्हें एक निवेश समूह द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 163-164 फिल्म निर्माण शैली। विषय वस्तु। कैमरून की फिल्में अक्सर उन विषयों पर आधारित होती हैं जो बुद्धिमान मशीनों और मानवता या प्रकृति के बीच संघर्ष, 165-166 कॉरपोरेट लालच के खतरे, 167 मजबूत महिला चरित्र और एक रोमांस सबप्लॉट का पता लगाते हैं। 168 कैमरून ने द टॉक्स के साथ एक साक्षात्कार में आगे कहा है, मेरी सभी फिल्में प्रेम कहानियां हैं। 169 टाइटैनिक और अवतार दोनों ही स्टार क्रॉस्ड प्रेमियों की विशेषता के लिए जाने जाते हैं। 170 द एबिस और टाइटैनिक में समुद्री जंगल में भावनात्मक रूप से तीव्र और नाटकीय वातावरण से पीड़ित पात्रों की खोज की गई है। टर्मिनेटर श्रृंखला प्रौद्योगिकी को एक दुश्मन के रूप में प्रचारित करती है जो मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। इसी तरह अवतार आदिवासी लोगों को एक ईमानदार समूह के रूप में देखता है, जबकि तकनीकी रूप से उन्नत शाही संस्कृति मौलिक रूप से दुष्ट है। 171-172 2012 में कैमरून विधि। कैमरून को इंडस्ट्री में शास्त्रीय फिल्म निर्माण शैली वाला एक नवोन्वेषी फिल्म निर्माता माना जाता है, साथ ही उनके लिए काम करना आसान नहीं है। 173, 174, 175, 176 रेडियो टाइम्स के आलोचक जॉन फर्ग्यूसन ने कैमरून को हाई-टेक थ्रिलर का राजा बताया। 177 बटा फिल्म के डेलिन रोवेल ने कहा, अपनी जीवन से भी बड़ी रचनाओं और अनूठी फिल्म निर्माण शैली के लिए जाने जाने वाले निर्देशक जेम्स कैमरून अपने आप में एक लीग में हैं। अपने शैली विस्तारित काम, ऊंची महत्वाकांक्षाओं और बेलगाम ऊर्जा के साथ कैमरून ने हॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। 178 द फ्यूचरिस्ट, द लाइफ एंड फिल्म्स ऑफ जेम्स कैमरून की लेखिका रेबेका कीगन कैमरन को हास्यपूर्ण ढंग से काम करने वाला बताती हैं और सेट पर हर काम करने की कोशिश करते थे। 174 दी इंडिपेंडेंट के एंड्रयू गंबेल का कहना है कि कैमरून के साथ काम करना एक दुस्वप्न है। स्टूडियो स्केड्यूल और बजट से अधिक भटकने की उनकी आदत से डरते हैं। वह सेट पर अपने अडिग और तानाशाही तरीके के साथ साथ अपने उग्र भाव के लिए कुख्यात हैं। 179 लेखिका एलेक्जेंड्रा केलर लिखती हैं कि कैमरून एक अहंकारी व्यक्ति हैं जो दृष्टि से ग्रस्त हैं, लेकिन आंतरिक देखने का अनुभव बनाने में उनकी तकनीकी सरलता की प्रशंसा करते हैं। 50 कैमरून की फिल्म द एबिस में अभिनय करने वाले एड हैरिस के अनुसार कैमरून ने निरंकुश तरीके से व्यवहार किया। 31 ऑर्सन स्कॉट कार्ड, जिन्होंने द एबिस उपन्यास लिखा था, ने कहा कि कैमरून ने अपने आसपास के सभी लोगों को दुखी कर दिया और उनकी निर्दयता ने किसी भी तरह से फिल्म में सुधार करने के लिए कुछ नहीं किया। न ही इसने लोगों को तेजी से या बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया।
180 हैरिस ने बाद में कहा, मुझे जिम पसंद है। वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली, बुद्धिमान लड़का है। बाद के वर्षों में उसे द जेम्स फ्रांसिस कैमरून सीसी, जन्म 16 अगस्त 1954, एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं। न्यू हॉलीवुड के बाद के युग में एक प्रमुख व्यक्ति, कैमरून को उद्योग के सबसे नवीन फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, जो नियमित रूप से शास्त्रीय फिल्म निर्माण शैली के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। उन्हें पहली बार द टर्मिनेटर 1984 के लेखन और निर्देशन के लिए पहचान मिली और एलियंस 1986, द एबिस 1989, टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे 1991 और एक्शन कॉमेडी ट्रू लाइज 1994 से उन्हें और सफलता मिली। उन्होंने टाइटैनिक 1997, अवतार 2009 और इसके सीक्वल को लिखा और निर्देशित किया। टाइटैनिक से उन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार मिले। कई अन्य उद्योग प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता, उनकी 2 फिल्मों को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया है। कैमरून ने प्रोडक्शन कंपनियों लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट, डिजिटल डोमेन और अर्थशिप प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की। फिल्म निर्माण के अलावा वह एक नेशनल जियोग्राफिक समुद्री पर्यटक हैं और उन्होंने इस विषय पर कई वृत्तचित्रों का निर्माण किया है, जिनमें घोस्ट्स ऑफ द एबिस 2003 और एलियंस ऑफ द डीप 2005 शामिल हैं। कैमरून ने पानी के भीतर फिल्मांकन और दूरस्थ वाहन प्रौद्योगिकियों में भी योगदान दिया है और डिजिटल 3D फ्यूजन कैमरा सिस्टम बनाने में मदद की है। 2012 में कैमरून डीप सी चैलेंजर सबमर्सिबल में पृथ्वी के महासागर के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच के नीचे अकेले उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। कैमरून की फिल्मों ने दुनिया भर में $8 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वह अब तक के दूसरे सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म निर्देशक बन गए हैं। कैमरून की 3 फिल्में अब तक की शीर्ष 4 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से हैं। अवतार 2009, अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 और टाइटैनिक 1997 क्रमशः सभी समय की सबसे ज्यादा, तीसरी सबसे ज्यादा और चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं। एक कैमरून ने $1 अरब से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म का निर्देशन किया। $2 अरब से अधिक की कमाई करने वाली पहली 2 फिल्में, और वह एकमात्र ऐसे निर्देशक हैं जिनकी 3 फिल्मों ने $2 अरब से अधिक की कमाई की। 2 मार्च 2010 में टाइम ने कैमरून को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। कैमरून एक पर्यावरणविद भी हैं और कई स्थिरता व्यवसाय चलाते हैं। प्रारंभिक जीवन। जेम्स फ्रांसिस कैमरून 4 का जन्म 16 अगस्त 1954 को कपुस्कासिन, ओंटारियो में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिलिप कैमरून और एक कलाकार और नर्स शर्ली नी लोव के घर हुआ था। वह 5 बच्चों में से पहला है। उसके 2 भाई और 2 बहनें हैं। उनके परदादा 1825 में स्कॉटलैंड के बाल्कहिडर से आकर बस गए थे। कैमरून ने गर्मियां दक्षिणी ओंटारियो में अपने दादा के फार्म पर बिताईं। उन्होंने नियाग्रा फॉल्स में स्टैमफोर्ड कॉलेजिएट में भाग लिया। 17 साल की उम्र में कैमरून और उनका परिवार चिप्पावा से ब्रेया, कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने सोनोरा हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर ब्रे ओलिडा हाई स्कूल चले गए। सहपाठियों ने याद किया कि वह एक खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसे ऐसी चीजें बनाने में मजा आता था जो या तो हवा में ऊपर जाती थीं या गहराई में। हाई स्कूल के बाद कैमरून ने भौतिकी का अध्ययन करने के लिए 1973 में फुलरटन कॉलेज, एक सामुदायिक कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने विषयों को अंग्रेजी में बदल लिया, लेकिन 1974 के अंत में कॉलेज छोड़ दिया।
9 कैमरून ने ट्रक ड्राइवर और हाई स्कूल के चौकीदार के रूप में अजीब नौकरियां की, बीआरपी, भांग का सेवन किया और बहुत अधिक एलएसडी किया, लेकिन लिखा उसका खाली समय। 10-11 इस अवधि के दौरान उन्होंने पुस्तकालय में ऑप्टिकल प्रिंटिंग या फ्रंट स्क्रीन प्रोजेक्शन या डाई ट्रांसफर, फिल्म प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ भी पर अन्य छात्रों के काम को पढ़कर विशेष प्रभावों के बारे में सीखा। 1977 में स्टार वार्स देखने के उत्साह के बाद कैमरून ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। 13 फिल्मी करियर, प्रारंभिक कार्य और 1980 का दशक। सितंबर 1986 में कैमरून सितंबर 1986। कैमरून का निर्देशन करियर 1978 में शुरू हुआ। 14 दंत चिकित्सकों के एक संघ से पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने एक दोस्त के साथ अपनी पहली लघु फिल्म जेनोजेनेसिस 1978 का निर्देशन, लेखन और निर्माण करना सीखा। 15 जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सीखते गए, कैमरून ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई डॉक्टर अपनी पहली सर्जिकल प्रक्रिया कर रहा हो। 12 इसके बाद उन्होंने रॉक एंड रोल हाई स्कूल 1979 के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। फिल्म निर्माण तकनीकों के बारे में खुद को शिक्षित करते हुए कैमरून ने रोजर कॉर्मन स्टूडियो में लघु मॉडल निर्माता के रूप में नौकरी शुरू की। 11-16 उन्हें जल्द ही साइंस फिक्शन फिल्म बैटल बियॉन्ड द स्टार्स 1980 के लिए एक कला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जॉन कारपेंटर के एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क 1981 के लिए विशेष प्रभावों को अंजाम दिया। गैलेक्सी ऑफ टेरर 1981 के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया और एंड्रॉयड 1982 के डिजाइन पर परामर्श दिया। कैमरून को पिरान्हा 1978 की अगली कड़ी के लिए विशेष प्रभाव निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका नाम 1982 में पिरान्हा 2 द स्पॉनिंग था। मूल निर्देशक मिलर ड्रेक ने निर्माता ओविडियो एसोनेटिस के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना छोड़ दी। रोम, इटली और ग्रैंड केमैन में फिल्माई गई इस फिल्म ने कैमरून को पहली बार एक प्रमुख फिल्म का निर्देशक बनने का मौका दिया। हालांकि कैमरून ने बाद में कहा कि एसोनेटिस के साथ सत्ता संघर्ष के कारण यह उनकी पहली फिल्म की तरह नहीं लगी। 17 रोम में रहने और बुखार से पीड़ित होने से निराश होकर कैमरून को एक दुःस्वप्न आया कि भविष्य से उसकी हत्या करने के लिए एक अजय रोबोट हिट मैन भेजा गया था, जो बाद में द टर्मिनेटर की प्रेरणा का कारण बना। 18 पिरान्हा 2 द स्पॉनिंग के रिलीज होने पर आलोचक प्रभावित नहीं हुए। लेखक टिम हीली ने इसे अद्भुत रूप से खराब फिल्म कहा है, जो हर कल्पनीय स्रोत से घिसी पिटी बातें जोड़ती है। 1982 में जॉन कारपेंटर की हॉरर फिल्म हैलोवीन 1978 से प्रेरित होकर 20 कैमरून ने द टर्मिनेटर 1984 की पटकथा लिखी, जो एक घातक मिशन को अंजाम देने के लिए भविष्य से भेजे गए एक साइबोर्ग के बारे में एक विज्ञान फाई एक्शन फिल्म थी। कैमरून स्क्रिप्ट बेचना चाहते थे ताकि वह फिल्म का निर्देशन कर सकें, जबकि कुछ फिल्म स्टूडियो ने इस परियोजना में रुचि व्यक्त की। कई अधिकारी एक नए और अपरिचित निर्देशक को फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। पैसिफिक वेस्टर्न प्रोडक्शंस के एक सहयोगी और संस्थापक गेल एनी हर्ड कैमरून की स्क्रिप्ट को $1 में खरीदने के लिए सहमत हुए, इस शर्त पर कि कैमरून फिल्म का निर्देशन करेंगे। उन्होंने हेमडेल पिक्चर्स के अध्यक्ष को कैमरून को निर्देशक और हर्ड को निर्माता के साथ फिल्म बनाने के लिए राजी किया। लांस हेनरिक्सन, जिन्होंने पिरान्हा 2 द स्पॉनिंग में अभिनय किया था, को मुख्य भूमिका के लिए माना गया था, लेकिन कैमरन ने फैसला किया कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी बॉडीबिल्डर उपस्थिति के कारण साइबरबर्ग खलनायक के रूप में अधिक उपयुक्त थे। 21 इसके बदले हेनरिक्सन को एक छोटी भूमिका की गई। माइकल बीहन और लिंडा हैमिल्टन भी कलाकारों में शामिल हुए।
टर्मिनेटर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जो ओरियन पिक्चर्स द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। 21 यह फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय साबित हुई और दुनिया भर में $78 मिलियन से अधिक की कमाई की। 22 बीबीसी के जॉर्ज पेरी ने कैमरून के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए लिखा, कैमरून एक्शन को व्यंग्यात्मक चुटकुलों से जोड़ते हैं, लेकिन यह संकेत देने से कभी नहीं चूकते कि आतंक किसी भी क्षण हमला कर सकता है। 2-3-2008 में फिल्म को सांस्कृतिक ऐतिह्य, आसिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। 24 1984 में कैमरून को फर्स्ट ब्लड की अगली कड़ी लिखने के लिए काम पर रखा गया था। इसे सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा फिर से लिखा गया और रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 के रूप में जारी किया गया। 25-26 इसके बाद कैमरून को एलियन 1979 की अगली कड़ी लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया, जो रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित एक विज्ञान कथा हॉरर फिल्म थी। मूल की तरह अगली कड़ी एलियंस 1986 में सिगोर्नी वीवर को एलेन रिप्ले के रूप में दिखाया गया। एलियंस रिप्ले का पीछा करते हैं क्योंकि वह नौसैनिकों के एक समूह को अलौकिक लोगों से लड़ने में मदद करती है। निर्माण के दौरान कलाकारों और चालक दल के साथ संघर्ष के बावजूद और मुख्य अभिनेताओं में से एक जेम्स रेमर को माइकल बीहन के साथ बदलने के बावजूद एलियंस बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $130 मिलियन से अधिक की कमाई की। 27 फिल्म को 1987 में 7 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। इसने सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों का पुरस्कार जीता। 28 इसके अलावा वीवर और फिल्म ने जुलाई 1986 में टाइम का कवर बनाया। 29 गेल एनी हर्ड के साथ कैमरून 1986। गेल एनी हर्ड के साथ कैमरून 1986। एलियंस के बाद कैमरून और गेल एनी हर्ड ने द एबिस बनाने का फैसला किया, जो तेल रिग श्रमिकों के बारे में एक कहानी है जो समुद्र में अजीब बुद्धिमान जीवन की खोज करते हैं। हाई स्कूल के दौरान कैमरून द्वारा सोचे गए एक विचार के आधार पर फिल्म का बजट शुरू में $41 मिलियन था, हालांकि यह इस राशि से काफी अधिक चला। इसमें एड हैरिस, मैरी एलिजाबेथ मास्ट्रैंटोनियो और माइकल बीहन ने अभिनय किया। उत्पादन प्रक्रिया केमैन द्वीप और दक्षिण कैरोलिना में 2 विशाल पानी के टैंकों के साथ एक अधूरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इमारत के अंदर शुरू हुई। 30 कलाकार और चालक दल कैमरून के तानाशाही व्यवहार और पानी के दृश्यों के फिल्मांकन को याद करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाले थे। 31 फिल्म के रिलीज होने पर द एबिस को इसके विशेष प्रभावों के लिए सराहा गया और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $90 मिलियन की कमाई की। 32 द एबिस को 4 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव का पुरस्कार जीता। 33 1990 का दशक। 1990 में कैमरून ने पार्टनर लॉरेंस कास्नॉफ के साथ फर्म लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की। 1991 में कैमरून ने कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित पॉइंट ब्रेक 1991 के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। द टर्मिनेटर की सफलता के बाद इसके सीक्वल पर चर्चा हुई और 1980 के दशक के अंत तक कैरोल को पिक्चर्स के मारियो कसार ने सीक्वल के अधिकार सुरक्षित कर लिए, जिससे कैमरन को फिल्म टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 का निर्माण शुरू करने की अनुमति मिल गई। कैमरून और विलियम विशर जूनियर द्वारा लिखित। श्वार्ज़नेगर और लिंडा हैमिल्टन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। कहानी टर्मिनेटर से आगे बढ़ती है, जिसमें आकार बदलने की क्षमताओं वाले एक नए खलनायक
T-1000 का चित्रण किया गया है, जो सारा कॉनर के बेटे जॉन एडवर्ड फरलांग का शिकार करता है। कैमरून ने रॉबर्ट पैट्रिक को उनके दुबले पतले रूप के कारण T-1000 के रूप में चुना, श्वार्ज़नेगर के बिल्कुल विपरीत। कैमरून ने समझाया, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो बेहद तेज और फुर्तीला हो। यदि T-801 मानव पैंजर टैंक है, तो T-1000 एक पोर्श है। 34 टर्मिनेटर 2 सबसे महंगी निर्मित फिल्मों में से एक थी, जिसकी लागत कम से कम $94 मिलियन थी। 35 2022 में $202 मिलियन। 36 कंप्यूटर जनित इमेजरी CGI के चुनौतीपूर्ण उपयोग के बावजूद फिल्म समय पर पूरी हो गई और 3 जुलाई 1991 को रिलीज हुई। टर्मिनेटर 2 ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। R-रेटेड फिल्म के लिए शुरुआती सप्ताहांत रिकॉर्ड सहित $200 से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में मिलियन और दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक कमाने वाले पहले व्यक्ति बने। 37 2022 में क्रमशः $430 मिलियन और $64.5 मिलियन से अधिक। 36 इसने 4 अकादमी पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ मेकअप, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभा। इसे सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए भी नामांकन प्राप्त हुआ, लेकिन राजनीतिक थ्रिलर JFK 1991 से दोनों हार गए। 38 बाद के वर्षों में कैमरून ने तीसरी टर्मिनेटर फिल्म बनाने की योजना बनाई, लेकिन योजना कभी पूरी नहीं हो सकी। टर्मिनेटर फ्रैंचाइज के अधिकार अंततः कसार द्वारा कैरोल्को की संपत्ति की दिवालियापन बिक्री से खरीदे गए थे। 39 कैमरून अन्य परियोजनाओं की ओर बढ़े और 1993 में एक दृश्य प्रभाव उत्पादन कंपनी डिजिटल डोमेन की सह स्थापना की। 1994 में कैमरून और श्वार्ज़नेगर अपने तीसरे सहयोग ट्रू लाइज के लिए फिर से एकजुट हुए, जो 1991 की फ्रांसीसी कॉमेडी ला टोटले की रीमेक थी। कहानी एक अमेरिकी गुप्त एजेंट को दर्शाती है जो एक विवाहित व्यक्ति के रूप में दोहरी जिंदगी जीता है, जिसकी पत्नी का मानना है कि वह एक कंप्यूटर विक्रेता है। फिल्म के सह कलाकार जेमी ली कर्टिस, एलिजा दुश्को और टॉम अर्नोल्ड हैं। कैमरून के लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट ने ट्रू लाइज के निर्माण के लिए 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यूनतम $100 मिलियन के बजट वाली इस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $146 मिलियन की कमाई की। 40-41 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और कर्टिस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था। 4-2-4-3-1-9-9-5 में कैमरून ने एक साइंस फिक्शन थ्रिलर स्ट्रेंज डेज का सह निर्माण किया। कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और जे कॉक्स द्वारा सहलिखित स्ट्रेंज डेज आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से असफल रही। 4-4-1-9-9-6 में कैमरून टर्मिनेटर 2 के कलाकारों के साथ फिल्म T-2-3D बैटल अक्रॉस टाइम यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा और दुनिया भर के अन्य पार्कों में एक आकर्षण के लिए फिर से जुड़े। 45 उनकी अगली प्रमुख परियोजना टाइटैनिक 1997 थी, जो RMS टाइटैनिक के बारे में एक महाकाव्य थी जो 1912 में एक हिमखंड से टकराने के बाद डूब गया था। $200 मिलियन के उत्पादन बजट के साथ उस समय यह अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। 1995 से शुरू करके कैमरून ने जहाज के मलबे की फुटेज लेने के लिए अटलांटिक महासागर की तलहटी में कई गोते लगाए, जिन्हें बाद में फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। 46 जहाज की एक प्रतिकृति रोसारिटो बीच में बनाई गई थी और मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 1996 में शुरू हुई थी। टाइटैनिक ने अपनी रिलीज से पहले अधिक बजट और अपने समय से अधिक होने के कारण सुर्खियां बटोरीं।
47-48 कैमरून की पूरी पटकथा में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट द्वारा चित्रित दो स्टार क्रॉस प्रेमियों को दर्शाया गया है जो विभिन्न सामाजिक वर्गों से हैं, जो त्रासदी की पृष्ठभूमि के बीच प्यार में पड़ जाते हैं। अपने पिछले काम से एक आमूल परिवर्तन। सहायक कलाकारों में बिली जेन, कैथी बेट्स, फ्रांसिस फिशर, ग्लोरिया स्टुअर्ट, बर्नार्ड हिल, जोनाथन हाइड, विक्टर गार्बर, डैनी नुक्की, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन शामिल हैं। कैमरून 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान अवतार का प्रचार कर रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी अवतार 3 के बारे में, जो कि आपको 2025 में देखने को मिलेगी। बाकी 2024 के अंदर भी जितनी मूवी आ रही है उन सभी की अपडेट वीडियो मैंने बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में। बाकी आप में से कितने लोग इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।